हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 7 हमारा ख़त्म हो गया था लास्ट वीडियो में। उसके एंड में जो एक क्विज़ आता है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, तो मैं सोच रही थी कि चैप्टर 8 शुरू करने से पहले अलग से एक वीडियो डाल दूँ जिसमें मैं क्विज़ आपके साथ डिस्कस कर लूँ, नहीं तो ये रह जाएगा। तो ये क्विज़ देख लेते हैं पहले। चैप्टर 7 कॉग्निशन का क्विज़ रह गया था, तो ये क्विज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, मेंटल एक्टिविटी दैट गोज ऑन इन द ब्रेन व्हेन अ पर्सन इज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो मेंटल एक्टिविटी है जो ब्रेन में चलती है जब हम कुछ सोच रहे होते हैं। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में मेंटल इमेजेस के बारे में जब पढ़ा था तो हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो इसका मेंटल इमेजेस हम करते हैं और हम उनके बारे में सोचते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? जो मेंटल एक्टिविटी आपके ब्रेन में चलती है जब आप सोच रहे होते हो कुछ, या तो सोच रहे होते हो, आई थिंक मैंने आपको आंसर ही बता दिया, थिंकिंग है इसका आंसर। क्योंकि जब हम मेंटल एक्टिविटी कोई हमारे ब्रेन में चल रही है, मतलब क्या है कि हम कुछ सोच रहे हैं। उसके बाद रिसर्चर सजेस्ट वी इंटरेक्ट विद डैश इमेजेस डैश द वे इंटरेक्ट विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो रिसर्चर्स को ये लगता है कि हम उन इमेजेस के साथ भी वैसे इंटरेक्ट करते हैं जैसे हम एक्चुअली में फिजिकल इमेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें आएगा पहले वाले में तो मेंटल आना चाहिए। मेंटल इमेजेस के साथ भी हम वैसे इंटरेक्ट करते हैं जैसे हम फिजिकली ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो पहले इसमें तो मेंटल आएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स तो हट गए। अब सिमिलरली आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला यही जा रहा है कि हम मेंटल इमेज के साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो अगर हम ये वाला डाल के देखें तो कैसे सेंटेंस बनता है? रिसर्चर सजेस्ट वी इंटरेक्ट विद मेंटल इमेजेस सिमिलरली टू द वे वी इंटरेक्ट विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो ये सेंटेंस करेक्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन अ पॉपुलर क्विज शो कंटेस्टेंट्स आर आस्क्ड टू मैच द ऑडियंस इन नेमिंग सर्टेन आइटम्स। तो कोई क्विज शो है, उसमें कंटेस्टेंट्स को बोला है कि कुछ आइटम्स को उन्होंने पहचान के मैच करना है उनके नाम को। वन कंटेस्टेंट व्हेन आस्क्ड टू नेम अ टाइप ऑफ व्हीकल replied elevator. The audience groaned because they knew that the contestant was pretty far off the mark. The contestant should have picked a vehicle that was closer to a dash for vehicles to match the audience response. तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसका शॉर्ट में ये बन रहा है कि किसी क्विज शो में कुछ लोगों को बोला कि पिक्चर पहचान के बताओ इनका नाम क्या हो सकता है। तो एक उनको एक व्हीकल दिखाया, किसी फ़ोटो दिखाई किसी व्हीकल की, तो उसको पहचानने में उसने थोड़ी सी बोल दिया कि एलिवेटर है, लिफ्ट है, एलिवेटर। तो ऑडियंस इतना हैरान हो गई कि व्हीकल की फ़ोटो दिखा रहे हैं और ये एलिवेटर बोल रहे हैं, तो कम से कम इसको उसके कुछ मैचिंग तो बोलना चाहिए था, जैसे कार, बस, ट्रेन, कुछ भी बोल देता जो एक व्हीकल होती है। एलिवेटर क्यों बोला इसने? तो यहाँ पे डैश में भरना है कि वो उसने जो चीज़ बोली वो किससे क्लोजर होनी चाहिए थी उसके। तो अब हमने बात की थी प्रोटोटाइप की आपसे, इसका आंसर बता देती हूँ आपको पहले। प्रोटोटाइप आएगा क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में व्हीकल का प्रोटोटाइप बनता है तो हम उसमें 4 पहिए और ऐसी चीज़ जो इधर से उधर जा सकती है। तो अगर ये प्रोटोटाइप से रिलेटेड कोई चीज़ बताता तो ये कुछ ऐसी चीज़ का नाम लेता जैसे बस हो गई, कार हो गई, पर इसने एलिवेटर बोल दिया जो प्रोटोटाइप से बिल्कुल ही क्लोज नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा कि प्रोटोटाइप से क्लोज होना चाहिए था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, एल्गोरिथम्स आर अ टाइप ऑफ। तो याद है अगर आपको कि हमने वो शॉर्टकट्स पढ़े थे किसी चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें एल्गोरिथम को हमने मैकेनिकल सॉल्यूशन में पढ़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द डैश ह्यूरिस्टिक कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप्स का लास्ट में मैंने आपको एक ह्यूरिस्टिक पढ़ाया था, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। तो इसमें था कि ये स्टीरियोटाइप बनाने में ह्यूरिस्टिक, जो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक है, यही रीज़न होते हैं स्टीरियोटाइप मेंटेन करने के। फिर क्वेश्चन नंबर 6, when people persist in trying to solve a problem the same way they have always gone about solving problems,
ओके, तो कह रहे हैं कि लोग हमेशा वही तरीका अपनाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हमेशा से वो अपनाते आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी मोर लाइकली टू प्रोड्यूस डाइवर्जेंट थिंकिंग? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग अलग तरीके सोचना, अलग अलग चीज़ें सोचना। तो कौन से क्वेश्चन से आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी? व्हाट इज़ अ कॉफ़ी कप? हाउ डू यू स्पेल कॉफ़ी कप? हाउ मैनी यूजेस कैन यू थिंक ऑफ अ कॉफ़ी कप? व्हाट डज अ कॉफ़ी कप लुक लाइक? तो बाकी तीन है, जैसे कॉफ़ी कप क्या है, उसकी स्पेलिंग क्या है, और वो कैसा दिखता है, इन सबका तो एक ही आंसर बनता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, आप इसको पेन स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हो कॉफ़ी पीने के अलावा, और आप इसको शो पीस की तरह यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस? ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो इंटेलिजेंस की, इसमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? इसका आंसर है पॉइंट सी, एबिलिटी टू बी क्रिएटिव। ट्रेडिशनल डेफिनेशन में क्रिएटिविटी को कोई वैल्यू नहीं दी थी, वो खाली एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को इंटेलिजेंस मानते थे। लेकिन आजकल क्रिएटिविटी को भी इंटेलिजेंस माना जाता है। टर्मेन की स्टडी में गिफ्टेड चिल्ड्रन की जो स्टडी थी, सोशल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स वर फाउंड ओनली इन दोज। तो जो टर्मेन की स्टडी हुई थी उसमें सोशल और बिहेवियर प्रॉब्लम किन में मिली थी? विद IQ ऑफ 180 और हायर, जो जिनका IQ 180 मीन्स दैट इज टू बहुत ज़्यादा ही हो गया 180 का। फिर 10th पॉइंट, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग स्ट्रीट स्मार्ट लोग जो होते हैं, इन अनदर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट विच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये कौन से लोग होते हैं जिनको हम, बुक स्मार्ट अगर आपको याद हो तो एनालिटिकल को हमने बोला था, स्ट्रीट स्मार्ट हमने किसको बोला था? हमने प्रैक्टिकल लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग वुड मोस्ट बी लाइकली बी मेजर्ड बाय ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस टेस्ट? तो जो पुराने टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट है जो खाली एकेडमिक इंटेलिजेंस देखते हैं, तो वो कौन सी टेस्ट करते थे? सिर्फ एनालिटिकल टेस्ट करते थे, उनमें प्रैक्टिकल क्रिएटिव इंटेलिजेंस का, इमोशनल का कोई स्कोप ही नहीं था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। गोल्डमैन हैज प्रपोज दैट डैश इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन सक्सेस इन लाइफ। तो गोल्डमैन ने कौन सी इंटेलिजेंस बोली थी सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में चाहिए होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 13, Kinisha is only 11 years old but she can answer that most 15-year-olds can answer. 15 is Kinisha's dash. किनीशा 11 साल की है बट वो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकती है जो 15 साल के बच्चे कर सकते हैं। तो 15 उसकी कौन सी एज हो गई? मेंटल एज हो गई, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज तो 11 है लेकिन मेंटली वो 15 साल की एज की, क्योंकि वो उस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकती है जो 15 साल के बच्चे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द बैचलर टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट? तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट और बैचलर टेस्ट में क्या डिफरेंस था कि बैचलर के टेस्ट अलग अलग एज ग्रुप के लिए अवेलेबल थे, जबकि वो स्टैनफोर्ड बिनेट वाला बेसिकली बच्चों के लिए था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अ टेस्ट दैट गिव्स सिमिलर स्कोर्स फॉर अ पर्सन ईच टाइम द पर्सन टेक्स इट कंसिडर टू बी अ डैश टेस्ट। तो जो टेस्ट एक ही बंदे पे बार बार लेने पे सेम स्कोर दे, मतलब कि वो अच्छा टेस्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो टेस्ट रिलायबल है। 16, when a test allows a person from one particular background to have an unfair advantage over person from other background, it is called। तो ये उस टेस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें जिस बैकग्राउंड का टेस्ट बना हुआ है उस बैकग्राउंड के लोगों को ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है और दूसरे बैकग्राउंड के लोगों के लिए वो टेस्ट थोड़ा सा गलत स्कोर देता है। तो उस तरह के टेस्ट को क्या बोलोगे आप? कल्चरली बायस बोलोगे, क्योंकि वो अपने खुद के कल्चर के लोगों के ऊपर तो स्कोर्स उसके ठीक आते हैं, लेकिन जब दूसरे कल्चर के लोग करते हैं तो लैंग्वेज की वजह से, ग्रामर की वजह से वो आंसर जो करते हैं वो स्कोर कम आ जाते हैं। Marco's mother drank heavily while pregnant with him.
He has been diagnosed with mild intellectual disability. Marcos most likely suffers from. तो ये बोल रहे हैं कि मार्कोस की मदर ने, जब वो प्रेग्नेंट थी, उनकी मदर ने अल्कोहल लिया था, जिसकी वजह से मार्कोस अब मेंटली डिसेबल हैं। तो ये कौन सी प्रॉब्लम हुई? तो जहाँ तक मुझे कॉमनली समझ आ रहा है अल्कोहल सिंड्रोम से पढ़ के कि यही वाला प्रॉब्लम है, जिसमें अल्कोहल की वजह से बच्चे के ऊपर, जब प्रेग्नेंट मदर अल्कोहल लेती है तो बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट होता है और बच्चा माइंड वो हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। तो यही आंसर होगा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 18, करंट एस्टिमेट ऑफ हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो एक एस्टिमेट निकाला हुआ है कि इंटेलिजेंस कितनी हेरिटेबल है, कितनी ज़्यादा हेरिडिटी से आई है, वो कितना है? वो है 50%, 0.50। तो बेसिक यूनिट ऑफ साउंड आर कॉल्ड, तो ये हमारे लैंग्वेज वाले में से आ गया है क्वेश्चन कि साउंड के जो यूनिट्स होते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम फोनीम्स बोलते हैं। इसको आप फ़ोन से याद कर लो, फ़ोन में साउंड आता है तो फोनीम मतलब साउंड वाला। उसके बाद लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट लैंग्वेज शेप्स थॉट्स, thought shape language and thought develop independently, language and thought influence each other। वैसे तो इसमें डी मुझे लग रहा है होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी बोलता है कि लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट थोड़ा सा इसमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि लैंग्वेज से हमारे थॉट बदल जाते हैं। तो ए ज़्यादा बेटर रहेगा आंसर इसका, कि लैंग्वेज की वजह से हमारे थॉट्स बदलते हैं। 21, research has supported the role of dash in maintenance of mental fitness and improve cognitive function। तो ये कह रहे हैं कि रिसर्च से इस चीज़ का सपोर्ट मिला है, रिसर्च से ये चीज़ का पता चला है कि रोल ऑफ डैश, किसी चीज़ का रोल ज़रूरी है अपनी मेंटल फिटनेस को और कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव रखने के लिए। किस चीज़ का रोल ज़रूरी है? एक जनरल क्वेश्चन है जैसे विजुअल एक्टिविटी का, कि मेंटल एक्सरसाइज करने से या हायर लेवल ऑफ एरोबिक फिटनेस करने से, या क्या चीज़? तो आई थिंक एक मेंटल एक्टिविटी आएगा इसमें, मेंटल फिटनेस और कॉग्निटिव फंक्शन। तो इसमें आंसर आपका बी आना चाहिए, और डी में इन्होंने बी और सी दोनों ही दिया हुआ है। हायर लेवल ऑफ एरोबिक फिटनेस ये भी ज़रूरी है, आई थिंक कि दोनों ही आ सकते हैं, बी और सी, यानी कि डी ऑप्शन आ सकता है कि हमें मेंटल एक्सरसाइज भी और फिजिकल एक्सरसाइज भी दोनों करनी चाहिए अपने आप को मेंटली फिट और कॉग्निटिव फंक्शंस को फिट रखने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर ब्रेन में इंजरी हो तो किस चीज़ पे इम्पैक्ट आ सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, सब पे ही आ सकता है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये चैप्टर 7 का क्विज खत्म हो गया। हमारा नेक्स्ट चैप्टर 8 अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा, तो उसकी आप नेक्स्ट वीडियो की फिर वेट करो, तब इसको आप तब तक क्विज को अच्छे से पढ़ लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।